Hello everyone. In this video, first we will do a quick revision of important concepts of alcohol, phenol and ether, and then we will solve 20 most expected MCQs for HTET PGT Chemistry 2026. So stay tuned till the end and let's get started. कुछ names जो आपको याद होने चाहिए, like इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड. इसका नाम होता है, अगर CHO की जगह, अगर COOH की जगह CHO है तो इसका नाम क्या होता है? सैलिसिल्डिहाइड. ठीक है, अगर ऐसे है तो इसका नाम होता है एस्प्रीन. और एस्प्रीन का IUPAC नेम क्या होता है? 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड. राइट, तो ये जो नेम्स है ये आपको पता होने चाहिए. ये HTET में कई बार पूछे गए हैं कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला, और एस्प्रीन का पूछा गया है कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नेम या IUPAC नेम क्या है. तो 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है. तो अल्कोहल वाला टॉपिक हमने, नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक हमने कवर किया कि नोमेनक्लेचर से हमें ये नेम्स ज़रूर पता होने चाहिए. इनका फॉर्मूला, इनके IUPAC नेम्स सब पता होना चाहिए. सैलिसिल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? सैलिसिल्डिहाइड का IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. राइट, और सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. सो नोमेनक्लेचर से सिर्फ आपको ये 3 कंपाउंड्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए. इफ़ आई टॉक अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो देर आर सम मेथड्स जो इम्पॉर्टेंट है. पहला मेथड है, एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है. ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 मेथड्स हैं. पहला एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. दोनों से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से भी और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी. तो क्या क्वेश्चन है? फॉर एग्जांपल, यू हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अगर आपने इसके अंदर डाला वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्चुअली एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है. SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है. बेसिकली यही क्वेश्चन है कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे. ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHOH CH3, यानी कि एक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. क्यों? क्योंकि इसमें से 2 कार्बोकेटाइन बनना पॉसिबल है. एक तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और दूसरा CH3 CH पॉजिटिव CH3. ठीक है, तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. ये क्या है आपका? प्राइमरी कार्बोकेटाइन. और हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. दैट मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, इसका मतलब इसी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और इसी पे OH का अटैक होगा. तो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल. राइट, बट अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा? आपके पास है B2H6, यानी कि ये सेम रिएक्टेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इसकी रिएक्शन कराएंगे B2H6 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो यहाँ से प्राइमरी का अल्कोहल बनेगा.
ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिवर्स में क्वेश्चन आता है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो गेस कीजिए रिएक्टेंट क्या होगा, ऐसे करके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम तीन चीज़ें देख लेते हैं। पहला फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यू नो वेरी वेल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं। तो क्या होगा, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। और अब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पता है कि दिस कार्बन ग्रुप इज स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसको इसके पास, इसको इसके पास जब डालेंगे तो क्या बनेगा, C के पास जाएगा CH3 और O के पास जाएगा MgCl। फर्दर बाय हाइड्रोलिसिस ये क्या बनेगा, ठीक है, MgClOH बाहर चला जाएगा। राइट, तो ये कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, वहीं अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस CH3, इस H को रिप्लेस कर दूं एक CH3 से, ठीक है, तो अब अगर हम किसी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं कीटोन ले लूँगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे H ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, CH3 से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम फर्दर किसी और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। वहीं अगर हम टर्शरी अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनता है टर्शरी अल्कोहल। राइट, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से क्या बनता है, रिवर्स में क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली। राइट, उसके बाद तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो अल्कोहल्स है वहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स से कोई क्वेश्चन बनता है क्या। ठीक है, तो ABC टाइप रिएक्शंस में पूछा जा सकता है। एक तो डॉज प्रोसेस ही इम्पॉर्टेंट है, पहला है डॉज प्रोसेस। ठीक है, डॉज प्रोसेस में जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ विद H फॉलोड बाय HCl एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, फिनॉल। ठीक है, तो ये कंडीशंस दे के एक बार पूछा है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, सेकेंड एक मेथड जो एक बार पेपर में पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को यूज़ करके हमें क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था। ठीक है, तो क्यूमीन क्या होता है, दिस इज क्यूमीन। राइट, तो क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं और देन उसको हीट करते हैं तो बनता है फिनॉल और एसीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है, इंडस्ट्री लेवल पे। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये क्यूमीन से अल्कोहल बनाने वाला प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, दोनों ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, कुछ भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, दोनों ही यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ये एक बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों से क्वेश्चन आया है पहले पेपर में। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डाइजोनियम सॉल्ट वाले में भी करा चुकी, वो भी इम्पॉर्टेंट मेथड है। आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट का वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, या बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल। इट इज़ ऑल्सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब कराएंगे NaOH के साथ एंड फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl, तो भी हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, ABC टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एल्कोहल्स क्या कर देते हैं, H+ दे सकते हैं और एक आयन बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। फिनॉल बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर में और एल्कोहल्स में कौन अच्छा एसिड है, तो एल्कोहल्स क्या होते हैं, वाटर से भी वीकर एसिड होते हैं। एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में बात करूं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यू कैन सी दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, राइट। तो इनमें से हमें देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखिए कि जब H निकल जाएगा यहाँ से तो क्या बनेगा, CH3 CH2O नेगेटिव, H+ रिमूव करने के बाद। ठीक है, यहाँ से जब H निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और जब यहाँ से H निकाल देंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देने वाला एक ग्रुप है, एक साइड से ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे देने वाले कितने ग्रुप हैं, 2, यानी कि ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देने वाले कितने हो गए, 3, तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ जितने ज़्यादा डोनर ग्रुप अटैच होंगे वो तो स्टेबिलिटी को उतना ही डिक्रीज करेंगे ना। तो वी कैन सी कि टर्शरी में तो देने वाले कितने ग्रुप हो गए, 3, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर पहले से है उसको और देके उसको और इलेक्ट्रॉन रिच बनाया जा रहा है, तो उसका तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा इस तरीके से। तो सबसे कम से कम इलेक्ट्रॉन किस में दिए जा रहे हैं, प्राइमरी में। तो प्राइमरी एल्कोहल्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी फॉलोड बाई टर्शरी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए हमने एक कंक्लूजन निकाला कि वाटर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर इन एल्कोहल्स। ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर है। ठीक है, तो नाउ लेट्स ड्रॉ द थर्ड कंक्लूजन। देखिए थर्ड कंक्लूजन के लिए आपसे पूछे कि फिनॉल में और एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है। सी दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज फिनॉल। ठीक है, तो दोनों में से H निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इससे H निकाला तो क्या बना, CH3 CH2OH, एक एल्कोक्साइड आयन बन गया। इसमें से H जब निकाला तो क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एंड दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जबकि जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें तो रेजोनेंस है नहीं, तो इसमें क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ आएगा फिर ये लोन पेयर यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो हमें पता है जहाँ जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, स्टेबल होगा, जबकि ये इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी यानी कि ज़्यादा एसिडिक करेक्टर। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने मेन कंक्लूजन निकाल दिया है यहाँ से कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट कंक्लूजन रखना चाहें, नहीं तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस तरीके से असर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए फिनॉल है, फिनॉल के साथ मैंने लगा दिया NO2 और एक मैंने फिनॉल के साथ लगा दिया OCH3। तो हमें पता है कि OCH3 एक कैसा ग्रुप है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और NO2 एक कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो हम इस करेगा तो हम दोनों से H निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए ये रेजोनेंस के थ्रू रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों ही केसेस में सेम होगा
रेजोनेंस के थ्रू रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये NO2 जो है ये क्या करेगा, इस क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करेगा, जबकि ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ये उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उसको अगर हम और नेगेटिव चार्ज देंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ग्रुप क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है बाई इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस चार्ज को डिस्पर्सल करता है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होंगे, एक ऐसा फिनॉल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कौन होगा, फिनॉल। और सबसे वीक कौन होगा, जो ऐसा फिनॉल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिनॉल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद फिनॉल एंड देन लास्ट में विद फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमारे एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन कराए तो मैं एक पॉइंट और कवर कर देती हूँ यहाँ पे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन कराए तो कि आपके पास एक फिनॉल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की बल्कि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की कम है, बट स्टिल जो एसिडिक करेक्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा है। रीज़न इज़ क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज जो आता है वो ऑक्सीजन पे आता है, जबकि फिनॉल में रेजोनेंस के बाद जो नेगेटिव पे आता है वो आता है कार्बन के ऊपर, बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एंड वी नो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू कम के ऊपर आए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। सो दिस इज़ अबाउट द एसिडिक करेक्टर। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस ओनली इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, सब मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो सबसे पहले है एक रिएक्शन जो पेपर में पूछी थी ABC टाइप क्वेश्चन में, ROH। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो आपका अमाइन बनता है, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर में पूछी है एक बार, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन कि आपके पास है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, आपने इसका ट्रीटमेंट कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो यहाँ से H, यहाँ से CH3COO, तो CH3COO H निकल जाएगा और क्या बनेगा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि ये क्या बना आपका एस्प्रीन, ठीक है। ये आपका एस्प्रीन का फॉर्मेशन हो गया और एस्प्रीन का IUPAC नेम क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसको मैं बोलूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए इफ़ यू हैव एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बट आपने टेम्परेचर लिया 443 केल्विन के आसपास, यानी कि 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर। तो क्योंकि ये टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो क्या बनेगा, वाटर का रिमूवल हो गया और बना एल्कीन, राइट। तो ये एल्कीन बन गया। वहीं अगर मैंने सेम एल्कोहल लिया CH3CH2OH, बट रिएजेंट भी मैंने सेम लिया concentrated H2SO4, but this time I have changed the temperature to 413 केल्विन। तो अब क्या होगा, अब ईथर बनेगा,
ईथर कैसे बनेगा, अब भी डिहाइड्रेशन हुआ है लेकिन अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिहाइड्रेशन हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो बैलेंस करके नहीं देगा एग्जामिनर, बैलेंस तो हमें खुद ही करना है, बट हमें ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे बना होगा ये, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, यहाँ भी एक और है CH3CH2OH, तो यहाँ से OH यहाँ से O ने मिलके H ने मिलके सॉरी क्या बनाया वाटर, तो क्या बना आपका ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड, अगर हमारे पास है सेम CH3CH2OH, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी सेम, बट टेम्परेचर दिस टाइम इज 373 केल्विन, 373 से 383 केल्विन। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जो HSO4 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यू कैन सी कि सिर्फ टेम्परेचर बदलने से, रिएक्टेंट सेम है, जो भी हम रिएजेंट ले रहे हैं वो सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तीनों में सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सो ये मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उनमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और HTET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज एल्कीन, दिस इज ईथर एंड दिस इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एक और है यहाँ पे, एल्यूमिना के साथ भी सेम तरीके से रिएक्शंस होती है, CH3CH2OH और Al2O3 के साथ रिएक्शन कराई, बट टेम्परेचर हायर रखा हमने। ठीक है, 633 केल्विन और यू कैन से अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन ही हुआ है और एल्कीन बना। लेकिन सेम अगर हमने यही सब चीज़ें रखी, हमने रखा CH3CH2OH, Al2O3 भी सेम रखा, बट टेम्परेचर को थोड़ा लोअर कर दिया अराउंड 573। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में 250 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने नोट किया कि यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई है दोनों केसेस में, चाहे वो अल्कोहल का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है या फिर अल्कोहल का रिएक्शन विद एल्यूमिना, तो दोनों ही केसेस में जब टेम्परेचर हायर है तो एल्कीन बनता है, और जब टेम्परेचर उससे थोड़ा लोअर है तो क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाद एक जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में था, ये भी क्वेश्चन, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। एक्चुअली हमारे पास है CH3CH2OH। ठीक है, दिस इज अल्कोहल, हमने इसमें डाला कॉपर और टेम्परेचर लिया 573 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये किससे बना, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद हीटेड कॉपर, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड। एंड जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन पे ट्रीट किया जाता है तो इट विल फॉर्म कीटोन, राइट। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, राइट। लेकिन अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लें तो टर्शरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से OH यहाँ से H, एलिमिनेशन रिएक्शन होके क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन तीनों से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही रिएक्शंस को इंक्लूड कर रही हूँ, मैं सारी रिएक्शंस नहीं करा रही हूँ। इफ़ यू हैव फिनॉल, और फिनॉल में आपने डाला ब्रोमीन वाटर, ये भी रिएक्शन भी पूछा है। अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हो तो रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ट्राई सब्सटीट्यूशन होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। वहीं अगर आप रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो एक ही जगह से यानी कि या तो ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, पैरा, ठीक है। वहीं अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे हमारा बनता है, 3 जगह से नाइट्रेशन हो जाता है और इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। यहाँ से भी पेपर में इसका नाम ही पूछा था एक बार HTET में, तो ये क्या बनता है आपका, पिक्रिक एसिड, राइट।
लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे, ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जैसे कि हमें पता है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन यहाँ पे मेजर कौन होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच में स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे आपस में। तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, क्योंकि ये इसी के साथ इसी के कंटेक्स्ट में, मतलब हाँ इन दोनों को मिला के ही पढ़ना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से डाइल्यूट HNO3 से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और पैरानाइट्रोफिनॉल में विच इज़ मोर स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज़ मोर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। तो देखिए हमें लगेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो ज़्यादा स्टीम वोलेट, मतलब उसके वेपर्स कम बनेंगे, वो कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। जबकि हमें पता है जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो उसके इंट्रा बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, इंटर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। पैरा में कौन सी बॉन्डिंग है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पैरा में ऐसे बॉन्डिंग होती है, ये NO2 है और अगले का OH, इन दोनों में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हमें पता है कि इंटर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पैरा जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो, ठीक है। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है इसका मतलब वो लेस स्टीम वोलेटाइल है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब वो मोर स्टीम वोलेटाइल है। इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक्चुअली मैं इसको दो तरीके से डिस्कस करती हूँ। मान लो कि आपके पास फिनॉल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसके अंदर डाला असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, और अगेन अगर आपने फिनॉल लिया और उसके अंदर आपने सेम डाला एसाइल क्लोराइड बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन, ठीक है, आपने कोई बेस लिया उसकी प्रेजेंस में डाला NaOH या पिरिडीन, तो दोनों ही केसेस में रिएक्शन अलग होने वाली है। इसमें क्या होगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होंगे रिंग से, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl रिमूव हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। तो पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट, यानी कि रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में रिंग से सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, H यहाँ से Cl यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूशन जो OH ग्रुप है वहाँ से होगा, H निकल जाएगा और बनेगा COCH3, ठीक है। दिस इज फिनाइल एसीटेट। तो आपने देखा एक रिएजेंट से कितनी चीज़ें बदल गई, तो हमें ये रिएजेंट पता होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस में ये बनेगा, इसकी प्रेजेंस में ये बनेगा। तो कई बार ये रिएक्शन थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाती है कि किस केस में क्या बनेगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो ये आपके पास फिनॉल है, इसमें आप डालेंगे जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में। ये रिएक्शन भी बहुत बार पेपर में पूछी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, ZNO का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दो रिएक्शन जो आपकी रह गई हैं वो है आपकी नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस में जैसे पहली मैं रिएक्शंस की बात करूं, कॉल्ब्स रिएक्शन। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं है, कॉल्ब रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन है और कपलिंग रिएक्शन है, जो कि ऑलरेडी मैं माइंस वाले चैप्टर में कवर कर चुकी हूँ।
और कुछ विलियमसन सिंथेसिस है, मतलब कुछ 3-4 ही नेम रिएक्शन है। तो कॉल्प्स रिएक्शन में क्या होता है, कॉल्प्स रिएक्शन में अगर मैं सिंगल स्टेप में कंप्लीट करूँ, आपको याद रखना है क्योंकि आपसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, ऑल स्टेप्स कोई नहीं पूछेगा। तो OH है यहाँ पे, OH NaOH प्लस CO2 फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ऐसे ही रिएजेंट देके पूछेगा कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए, और या फिर फाइनल प्रोडक्ट का नेम बताइए क्या बनेगा। उसके बाद है रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास फिनोल है, आप लेते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जब आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, पहले वैसे इसमें NaOH डालते हैं, क्लोरोफॉर्म बेस एंड फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ से, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देके आपसे रिएक्शन का नाम पूछा जा सकता है दोनों ही केसेस में, या फिर आपको रिएक्शन देके उसका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, या फिर रिएजेंट्स पूछे जा सकते हैं। नेम दिया रिएक्शन का और रिएजेंट पूछ लिया कि कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है। एक पिछले साल क्वेश्चन आया था कि रिमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो रिमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है CCl2, एक कार्बीन। ठीक है, तो रिमर टीमन रिएक्शन में कार्बीन जो है वो क्या बनता है, आपका इंटरमीडिएट बनता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बाद एक रिएक्शन और जो मुझे लगती है कि इम्पॉर्टेंट है, कि जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है पैराबेंजोक्विनोन। ये अभी तो नहीं, लेकिन बहुत साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका नाम क्या होता है, पैराबेंजोक्विनोन। ये नाम पूछा गया था उस टाइम पे। और जब फिनॉल को एयर में ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन में दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि कपलिंग रिएक्शन हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो कपलिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस में भी कवर हो जाएगा। उसके बाद है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये लुकास रिएजेंट है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में जब लुकास रिएजेंट डालेंगे तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, नो टर्बिडिटी फॉर्म। वहीं अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे लुकास रिएजेंट तो टर्बिडिटी क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे 5 मिनट्स में। टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। और टर्शरी में डालेंगे अगर हम लुकास रिएजेंट तो टर्बिडिटी क्या होंगे, इमीडिएटली अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का। एक विक्टर मियर टेस्ट भी होता है। विक्टर मियर टेस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। विक्टर मियर्स टेस्ट में क्या है, अगर विक्टर मियर रिएजेंट होता है, विक्टर मियर रिएजेंट में बेसिकली हम अलग अलग स्टेप में हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में P+I2 डालेंगे, सेकेंड स्टेप में AgNO2 डालेंगे, थर्ड स्टेप में HNO2 डालेंगे, फिर NaOH डालेंगे। तो ये सारे रिएजेंट विक्टर मियर टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो विक्टर मियर रिएजेंट जब डालते हैं तो क्या देता है, ब्लड रेड कलर। जो सेकेंडरी अल्कोहल है जब विक्टर मियर रिएजेंट डालेंगे तो देगा ब्लू कलर। ठीक है, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो क्या देगा, कोई भी कलर नहीं देगा, कलरलेस। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। उसके बाद में अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है वो फिनॉल के साथ क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसके वाइट PPT होते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल अल्कोहल है वो ऐसा नहीं करेगा, वाइट PPT नहीं देगा। या फिर कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं, आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जो फिनॉल है वो कैसा कलर की डाई देता है, ऑरेंज डाई, जबकि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अल्कोहल ऐसा कुछ भी नहीं देता है। राइट, तो अब आ जाते हैं ईथर में।
ईथर में मैं आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से बहुत बार एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस में आपके पास RX होता है एल्काइल हैलाइड और RONA सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी अल्कोहल है उसमें से H रिमूव करके सोडियम लगाया गया है, तो NaX निकल जाता है और ROR ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी की वजह से ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास है ये और ये है हमारे पास CH3Cl, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए ये क्या है, अगर फॉलो होना है तो एल्काइल हैलाइड पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक बैक साइड से होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है ना इतना वाला हमारा, तो इस पे बैक साइड से अटैक पॉसिबल है क्योंकि ये एक स्मॉल ग्रुप है। तो यहाँ से बैक साइड से अटैक होके ये क्या बनाएगा, दिस प्रोडक्ट, ठीक है, और NaCl निकल जाएगा। वहीं लेकिन अगर मैंने यही प्रोडक्ट बनाना है, मुझे यही प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन मैंने लिया एल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया, तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये रिएक्शन अब पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड पे बैक साइड से अटैक होना है और ये तो स्टेरिकली बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है ना, क्योंकि टर्शरी पे तो SN2 मैकेनिज्म होता नहीं है। तो यहाँ पे जो विलियमसन सिंथेसिस है वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, राइट। यहाँ पे क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। Na यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl प्लस CH3O के साथ यहाँ से H CH3OH और यहाँ से बनता है मेजर प्रोडक्ट एल्कीन, ठीक है। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमें लगेगा कि सेम ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों में, लेकिन सेम नहीं बनेगा क्योंकि हमें इस बात पे ध्यान देना है कि विलियमसन सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है उस पर बैक साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है। तो जब इस केस में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड है कि एराइल हैलाइड में भी ऐसा नहीं होगा, मतलब कि आपके पास है ये ONA प्लस CH3Cl, तो रिएक्शन हो जाएगी Na यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl, तो क्या बनेगा OCH3, एनिसोल बन जाएगा आपका। लेकिन अगर ऐसे है क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे है CH3ONA, तो ये प्रोडक्ट फिर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एराइल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है विच इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक, और इन कंडीशंस में ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एराइल हैलाइड्स में विलियमसन सिंथेसिस नहीं होता है। ईथर से एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ईथर से क्या इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है ईथर की केमिकल रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। बेसिकली ये भी SN2 मैकेनिज्म से होता है, लेकिन एक केस ऐसा आता है जब ये SN2 मैकेनिज्म वहाँ पे फॉलो नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। एंड यू नो इन केमिस्ट्री एक्सेप्शन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यू हैव CH3 CH2 OCH3 और आपने इसमें डाला HI, ठीक है। आपको पता होगा HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो क्या रहता है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, देन HBr, देन HCl फॉलोड बाय HF, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है, ठीक है। ये भी पूछा है पेपर में रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, अब हमें पता है कि I का जो अटैक है वो बैक साइड से होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है,
ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म क्या होगा, CH3CH2O CH3, तो H प्लस इस पे सपोज पहले H प्लस ने अटैक किया तो H प्लस यहाँ आके ऐड हो गया तो ये बन गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, आई नेगेटिव अटैक करेगा। तो आई नेगेटिव देखिए, आई नेगेटिव के पास दो ऑप्शन है कि आई नेगेटिव या तो इस कार्बन पे अटैक करे या फिर आई नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करे। तो SN2 मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली आई उसको चूज करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी कि ये वाला, इस पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसलिए ये आई नेगेटिव इसको चूज करेगा। तो क्या बनेगा, CH3I प्लस में CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। तो SN2 मैकेनिज्म से हो रही है तो हमें ऑलवेज आई का अटैक वहाँ कराना है जहाँ पे वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस क्या है, पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, यू हैव CH3CH2O CH2CH3 प्लस HI। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर आपने HI एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा कि HI को एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा। तो हमें पता है अगर हम नॉर्मली इसमें HI डालते तो क्या बनता, CH3CH2OH प्लस CH3CH2I। लेकिन अब इसका कहना यह है कि एक्सेस का क्या मतलब है कि HI तो अब भी बचा हुआ है, तो यानी कि HI अगेन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन करा के ये इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2I में। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमें ऐसा रिएक्टेंट दिया हो तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ CH3CH2I। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर है। अब एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है कि आपके पास है ये टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, आपने इसके अंदर डाला HI। ठीक है, तो इस केस में होना क्या था कि SN2 से रिएक्शन होनी थी, I का अटैक इस पे और H का अटैक इस पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। दिस इज़ द एक्सेप्शन, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो जाती है क्योंकि बन जाता है, और कार्बोकैटायन जो बनता है वो टर्शरी होता है, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की वजह से ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर लेती है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, तो यू हैव CH3 टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये आपके पास है। तो H प्लस का अटैक होगा, H प्लस का अटैक होने के बाद इसके ऊपर लॉन पेयर है तो यहीं जाएगा। तो ये बना। ठीक है, और उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाता है, ये निकल जाता है CH3OH और टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और इस टर्शरी कार्बोकैटायन पे फिर I नेगेटिव अटैक करता है तो इसकी फॉर्मेशन होती है। राइट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है दिस वन एंड CH3OH। आई होप आपको क्लियर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ तक थी, और बहुत बेसिक क्वेश्चन बच गए हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, अदरवाइज आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। वैसे तो मैंने चैप्टर कराने में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मतलब इनमें से कौन सी स्पीशीज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम करेगी। एक्चुअली देखिए, ये जो ROH है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव। वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, OH माइनस H प्लस। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि ये क्या है, एसिड। तो एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, यानी कि जिसका ये अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम इन सब में बात करेंगे
तो सबसे वीक एसिड कौन सा है? सबसे वीक एसिड है ये वाला ROH। अगर ये सबसे वीक एसिड है इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या बेस क्या बनेगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? RO नेगेटिव। आप देख सकते हैं ना, हमने पढ़ा है कि वाटर भी अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, ठीक है, फिनॉल भी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी क्या कर लेता है, इसको स्टेबलाइज करके, ये तो इससे भी एसिडिक होता है, ठीक है। तो इन सब में जो सबसे वीक एसिड है वो कौन है? ROH। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन है? RO नेगेटिव। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज चूज द कंपाउंड विच इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अगर वो फिनॉल के साथ अटैच्ड हो तो वो क्या कर देता है? उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, एसिडिक करेक्टर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो हम देख लेते हैं ऐसा किसमें है, मिथाइल फिनॉल। यानी कि मिथाइल ग्रुप कैसा है? मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। और इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। दिस इज मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को क्या करता है? इंक्रीज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। इनमें से किसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा? दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस है, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, राइट। जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। तो अगर मैं टर्शरी अल्कोहल देख लूँ इनमें से कौन है तो मुझे पता चल जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल कौन है इसमें से? ब्यूटेनॉल, ये तो प्राइमरी है। ब्यूटेन 2ऑल ये सेकेंडरी है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल ये टर्शरी है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, यस इट इज़ टर्शरी। तो टर्शरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनका ऑक्सीडेशन इतना इजीली नहीं होता। तो द करेक्ट आंसर इज सी। एस्प्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका एसिटाइलेशन करने पे क्या बनता है? एस्प्रीन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो देखिए, अगर आप सैलिसिलिक एसिड लेंगे और उसका एसिटाइलेशन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं हम, अगर उसका कराएंगे तो H एंड CH3COO के साथ क्या बनेगा? CH3COOH, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ से? एस्प्रीन, राइट। तो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करने पे एस्प्रीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन ट्रीटेड हीटेड विद CO2। देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ONA ऑन बेंजीन रिंग व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, यानी कि पहले CO2 डाला फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो क्या बनेगा? अगर आप समझ पाए हैं तो ये कॉल्ब्स रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि पहले NaOH डाला होगा, अगर फिनॉल लेता तो NaOH भी डालता, लेकिन इसने क्या लिया है? इसने सोडियम फिनॉक्साइड लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसके अंदर ये CO2 डाइल्यूट HCl डालेंगे तो दिस इज कॉल्ब्स रिएक्शन, और कॉल्ब्स रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। और कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पेपर का ही क्वेश्चन है कि प्रोपीन को कन्वर्ट करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1ऑल में, ठीक है। तो कौन सा रिएजेंट रिक्वायर्ड है? तो आपको पता है, मैंने पहले ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये कराया था कि अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो आपको एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो आपको B2H6 यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्क रूल लगता है, राइट। तो ये किसकी बात हो रही है? हाइड्रोबोरेशन। ये नेम भी पूछ सकता है लेकिन यहाँ पे इसने रिएजेंट पूछा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? B2H6 फॉलोड बाय H2O2,
राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये फिनॉल के साथ कौन ग्रुप अटैच है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये फिनॉल के साथ कौन अटैच है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। एंड दिस इज फिनॉल। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है नोट्स के टाइम पे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यानी कि पहले नंबर पे कौन होगा? सेकेंड वाला। तो देख लीजिए, सबसे हाई है सेकेंड वाला, देन थर्ड फिनॉल एंड लास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। OH है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता तो प्रोडक्ट क्या बनता? पिक्रिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट। सेकेंड इज, अगर आपके पास है OH, दिस रिएक्शन CHCl3 NaOH, तो ये किसकी बात हो रही है? दिस इज रिमर-टिमन रिएक्शन। ठीक है, और रिमर-टिमन रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, अगला है OH विद N2 पॉजिटिव सी, यानी कि फिनॉल का रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। यानी कि आपकी कौन सी कलर की डाई बनती है? ऑरेंज कलर की। आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है UPSC, कलर भी पूछ सकता है। ऑरेंज डाई नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत बार पेपर में पूछी है, किसी भी तरीके से। कभी रिएक्शन देके नाम पूछ लिया, कभी कंपाउंड का नाम जो बना है वो पूछ लिया, कभी कलर पूछ लिया। उसके बाद OH, अब ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था इट इज़ स्लाइटली कंफ्यूजिंग कि अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सब्सटीट्यूशन कहाँ से होगा? अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सब्सटीट्यूशन कहाँ से होगा? H निकल जाएगा यहाँ से और क्या बनेगा? OCOCH3। ठीक है, Cl यहाँ से, H यहाँ से, HCl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? फिनाइल एसीटेट। दिस विल बी द प्रोडक्ट, फिनाइल एसीटेट। कली यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। आपको पता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये प्रोसेस होगा थ्रू ऑक्सीडेशन। यानी कि हमने ऑक्सीडेशन कराया होगा तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें उल्टा आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, यानी कि हमने क्या किया होगा? रिडक्शन किया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमने क्या किया होगा? ये करने के लिए हमने रिडक्शन किया होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे LiAlH4। LiAlH4 आप रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। अगला, जब फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो क्या डालेंगे? जिंक डस्ट। हमें पता है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ZNO बन जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। प्राइमरी अल्कोहल, जब कॉपर एट 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। आपको पता है जब अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो क्या बनता है सेम कंडीशंस में? कीटोन। और टर्शरी होता तो क्या बनता? एल्कीन। दिस इज फिनॉल। फिनॉल का जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के वाइट PPT बनते हैं। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है ये बताना है। देखिए, ये ईथर से रिएक्शन है, CH3CH2Br। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। आपको पता है ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, और ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो हमें पता है जो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है तो वहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड में तो वो रिएक्शन नहीं होगी। सो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है। सेम रिएक्शन मैंने आपको कराई है नोट्स के टाइम पे, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, CH3CH2Br जब रिएक्ट करेंगे इसके साथ तो NaBr और यहाँ पे ये आ जाएगा। जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, यानी कि सेकेंड वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ओनली फर्स्ट वाली रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन फ्रॉम, मैंने बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है ईथर से ही। तो ये है जब इसकी HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैंने आपको बोला था कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे ये SN किससे, SN1 मैकेनिज्म से हो जाता है SN2 की जगह। अभी मैंने लास्टली यही कवर किया है, तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, I आ जाएगा इसके साथ, टर्शरी वाले ग्रुप के साथ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन, और H आ जाएगा यहाँ पे CH3CH2 के साथ। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। ठीक है, क्या पूछा है, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI क्या देता है। तो क्या देगा इसमें आपको पता है, OH बन जाएगा और CH3I निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, फिनॉल। तो करेक्ट आंसर इज फिनॉल। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं नोट्स में कवर कराना भूल गई, इसमें पूछा जाता है, एक्चुअली आपको पता है कि जब एल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अगर एल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन ना किया जाए तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कराना है, हमें तो उस एल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा के उसको एल्कोहल एल्डिहाइड पे ही फिनिश करना है। गेटिंग माई पॉइंट, हमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड कराना है ताकि वो एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ से नहीं बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, MnO2। ये सारे रिएजेंट क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कंट्रोल कराएंगे, एल्डिहाइड तक ही रोक देंगे, उससे आगे कुछ नहीं बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। दूसरा मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी कि रिमर टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, तो वो बनता है कार्बीन, विच इज़ CCl2। ठीक है, कार्बीन बनता है ये। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इनमें से भी पिछले साल के पेपर में था कि इनमें से सिर्फ PCC दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे लाइक K2Cr2O7, KMnO4, PCC, ऐसे करके। तो PCC वॉज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो जो रिएजेंट इंपॉर्टेंट हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। PCC की जगह अगर PDC हो तो वो भी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, सिर्फ एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुँचने देता है। कॉलिन्स रिएजेंट भी, MnO2 भी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये दोनों क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।